मुख्य दरवाजे पर हुई रहस्यमयी दस्तकों और ऊपर से सुनाई दी बच्चे जैसी आवाज ने पूरे घर का माहौल और भी भयावह बना दिया। तीनों कुछ पल तक वहीं जमे रहे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए। तभी ऊपर की मंजिल से फिर किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज पहले से कहीं अधिक साफ और पास महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा हो। डर और असमंजस के बीच उन्होंने एक बार फिर ऊपर जाने का फैसला किया। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि इस रहस्य का जवाब उसी मंजिल पर छिपा है जहां बार बार जाने से रोका जा रहा था। सावधानी से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए वे बच्चों के कमरे के पास पहुंचे। तभी अचानक उनके पीछे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। पूरे गलियारे में वो धमाका कई बार गूंज उठा। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खुला। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे बाहर से कसकर बंद कर दिया हो। अब वे उसी कमरे में फंस चुके थे। घबराहट के बावजूद आरव ने खुद को संभाला और पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगा। कमरे में टूटी हुई मेज, धूल से ढकी खिड़की, बच्चों का एक छोटा पलंग और कोने में रखी पुरानी नीली अलमारी थी। फर्श पर वही मुड़ी हुई चिट्ठी अब भी पड़ी हुई थी जो पहले उनकी नजर से बच गई थी। उसने चिट्ठी उठाकर पलटी तो पीछे हल्की हल्की रेखाओं से बना एक स्केच दिखाई दिया। पहली नजर में वो किसी बच्चे की साधारण ड्राइंग लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर वो उसी कमरे का नक्शा प्रतीत होने लगा। उस स्केच में एक चौकोर निशान था जो ठीक उस जगह बना था जहां नीली अलमारी रखी हुई थी। अलमारी के पल्ले पर बना फीका फूल और कागज पर बना वही निशान एक दूसरे से पूरी तरह मेल खा रहे थे। अब ये साफ था कि किसी ने जानबूझकर इस अलमारी की ओर संकेत छोड़ा था। तीनों धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंचे। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई थी। दीवारों के भीतर से आती हल्की खरोंच जैसी आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अलमारी खोलते ही भीतर बच्चों के पुराने कपड़े, कुछ खिलौने और नीचे रखा एक लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया। सबसे पीछे लकड़ी की पट्टी पर 3 गोल निशान बने हुए थे। ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे स्केच में दिखाए गए थे। उन्होंने खिलौनों का डिब्बा हटाया तो उसके भीतर से एक टूटी हुई गुड़िया, बिखरे हुए खिलौने और लाल रंग का पुराना रिबन बाहर गिर पड़ा। मीरा ने तुरंत पहचान लिया कि यही लाल रिबन उस धुंधली तस्वीर में दिखाई दे रही छोटी बच्ची के बालों में बंधा हुआ था। अब उन्हें यकीन हो गया कि ये कमरा उसी बच्चे का था जिसकी आवाज वे बार बार सुन रहे थे। आरव ने अलमारी की पिछली लकड़ी पर हल्की हल्की थपथपाया। किनारों से भारी और बीच से खोखली आवाज आई। इसका मतलब था कि उस दीवार के पीछे कोई छिपा हुआ हिस्सा मौजूद था। उसने स्केच को ध्यान से देखा। तीनों निशानों के नीचे अलग अलग लंबाई की रेखाएं बनी थीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने तय किया कि उन्हें एक विशेष क्रम में दबाना होगा। पहला निशान दबाते ही भीतर से हल्की क्लिक की आवाज आई। दूसरा दबाने पर दीवार के अंदर कुछ सरकने जैसा महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही तीसरे निशान पर उंगली रखी गई, कमरे के बाहर गलियारे में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आहट हर गुजरते पल के साथ दरवाजे के करीब आती जा रही थी। सभी की सांसें थम गई। आरव ने हिम्मत करके तीसरा निशान दबा दिया। अचानक अलमारी की पिछली पट्टी हल्की सी बाहर उभर आई। उसी क्षण कमरे के बाहर किसी ने बहुत धीरे धीरे दरवाजे पर अपने नाखून रगड़ने शुरू कर दिए। लकड़ी पर होती वो खरोंच पूरे कमरे में गूंजने लगी। उन्होंने जल्दी से छिपी हुई पट्टी को खींचा। पीछे एक छोटा सा खोखला स्थान खुला, इतना छोटा कि उसमें कोई बच्चा छिप सकता था या फिर कोई महत्वपूर्ण चीज रखी जा सकती थी। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी अंदर डाली गई तो वहां एक पुराना टिन का डिब्बा, धूल से ढकी एक ऑडियो कैसेट और कपड़े में लिपटी एक छोटी डायरी दिखाई दी।
पीछे की ईंट पर कोयले से कांपते हाथों से सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, मां ने झूठ बोला। ये वाक्य पढ़ते ही तीनों के भीतर बेचैनी और बढ़ गई। उन्होंने डायरी बाहर निकाली। उसके कवर पर बच्चों जैसी लिखावट में केवल इतना दिखाई दे रहा था, अनु। बाकी नाम समय के साथ मिट चुका था। डायरी के शुरुआती पन्ने आपस में चिपके हुए थे, लेकिन आगे के पन्नों पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट साफ पढ़ी जा सकती थी। उसमें लिखा था कि उसे कई बार कमरे में बंद किया गया था। उसे किसी से सच बताने की मनाही थी और रात होते ही नीचे वाले कमरे से अजीब आवाजें आती थी। हर पन्ने के साथ ये स्पष्ट होता जा रहा था कि इस घर में वर्षों पहले कोई भयानक घटना घटी थी, जिसे जानबूझकर दुनिया से छिपा दिया गया था। अगले पन्ने में लिखा था कि अगर आवाजें फिर सुनाई दे तो अलमारी के पीछे छिप जाना चाहिए, क्योंकि नीचे जाना सुरक्षित नहीं है। उसमें यह भी लिखा था कि उसकी माँ हर रात किसी से फोन पर रोती थी और उसके पिता हमेशा नीचे वाले कमरे से दूर रहने की चेतावनी देते थे। अब सारी घटनाएं आपस में जुड़ने लगी थी। पुराना लैंडलाइन फोन, बार बार सुनाई देने वाली स्त्री की आवाज, ऊपर न जाने की चेतावनी और बच्चों के कमरे में छिपाई गई ये डायरी। इन सब का कोई ना कोई संबंध अवश्य था। लेकिन उसी समय बाहर से आती खरोच की आवाज अचानक बंद हो गई। उसकी जगह अब दरवाजे के ठीक बाहर किसी के बहुत धीमे धीमे सांस लेने की आवाज आने लगी। कमरे के भीतर खड़े तीनों एक साथ दरवाजे की ओर देखने लगे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ा उनकी हर हरकत सुन रहा है। इसी बीच डायरी का अगला पन्ना खुला। उसमें जल्दबाजी में लिखे कुछ वाक्य थे कि अगर कभी सच सामने लाना हो तो नीचे वाले कमरे में जाना पड़ेगा, क्योंकि असली रहस्य वहीं छिपा है। अभी वे इस बात का अर्थ समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि बाहर दरवाजे की कुंडी अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार। इसके बाद वही पतली बच्चे जैसी आवाज जो पहले ऊपर से सुनाई दी थी, अब बिल्कुल दरवाजे के दूसरी ओर से सुनाई दी। उस आवाज ने पूछा कि क्या उन्होंने डायरी पढ़ ली है, और फिर शांत स्वर में कहा, अब नीचे चलने का समय आ गया है, क्योंकि माँ उनका इंतजार कर रही है। ये सुनते ही पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अगले ही पल कुंडी अपने आप खुलने लगी। दरवाजा धीरे धीरे 1 इंच खुला और बाहर के अंधेरे गलियारे से किसी औरत के रोने की टूटी हुई सिसकियां भीतर आने लगी। तीनों समझ चुके थे कि अब ये केवल एक भूतिया घर नहीं रहा था। वे एक ऐसे परिवार के अधूरे सच के बीच खड़े थे जिसे वर्षों तक इस घर की दीवारों के भीतर कैद रखा गया था, और उस सच तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता अब उन्हें नीचे उसी जगह ले जाने वाला था जहां जाने से हर कोई उन्हें लगातार रोक रहा था। बच्चे की रहस्यमयी आवाज सुनते ही दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर फैले अंधेरे गलियारे से किसी औरत की टूटी हुई सिसकियां लगातार सुनाई दे रही थी। कुछ क्षणों तक तीनों वहीं खड़े रहे। अब डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन उसी डर के बीच उन्हें यह भी समझ आ गया था कि अगर इस घर से जिंदा निकलना है तो उस अधूरे रहस्य का अंत करना ही होगा। वे सावधानी से कमरे से बाहर निकले। गलियारे में असामान्य ठंड थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर दीवार वर्षों से अपने भीतर कोई दर्द समेटे खड़ी हो। सीढ़ियों की ओर बढ़ते ही उन्हें फिर वही धुंधली सफेद आकृति दिखाई दी। इस बार वो पहले की तरह डरावनी नहीं लग रही थी। वो कुछ दूरी पर खड़ी थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो उन्हें किसी दिशा में ले जाना चाहती हो। उसके पीछे 2 छोटे छोटे धुंधले साए भी दिखाई दे रहे थे, जो कुछ क्षण बाद फिर अंधेरे में विलीन हो गए। तीनों उसके पीछे पीछे नीचे की ओर बढ़ने लगे। पूरे घर में अब अजीब सी शांति थी। न फोन बज रहा था, न कदमों की आवाज आ रही थी, और न ही ऊपर से घिसटने की कोई आहट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर
उनकी अगली चाल का इंतजार कर रहा हो। नीचे पहुंचकर वे उस पुराने स्टडी रूम में गए जहां पहले उन्होंने धूल से ढका एक टेप रिकॉर्डर देखा था। अलमारी के पीछे मिले टिन के डिब्बे से निकली पुरानी कैसेट को उन्होंने उसी मशीन में लगाया। मशीन ने पहले कुछ सेकंड तक कर कर की आवाज की, फिर धीरे धीरे टेप घूमने लगा। कुछ पल तक केवल खरखराहट सुनाई देती रही। फिर एक कांपती हुई स्त्री की आवाज रिकॉर्डिंग में उभरी। वो किसी से मदद की गुहार लगा रही थी। उसकी आवाज में ऐसा भय था जिसे सुनकर ही समझा जा सकता था कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रही होगी। उसने बताया कि बच्चों को ऊपर वाले कमरे में छिपा दिया गया है क्योंकि नीचे खतरा है। उसने ये भी कहा कि अगर कोई कभी ये रिकॉर्डिंग सुने तो सच को छिपा कर न रखे। उसने घर की अलमारी के पीछे छिपी एक ईंट और उसके भीतर रखी चाबी का जिक्र किया, जो उस रहस्य तक पहुंचने का आखिरी रास्ता थी। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी तो अचानक एक भारी पुरुष आवाज सुनाई दी। उसके तुरंत बाद बच्चों की घबराई हुई चीखें रिकॉर्डिंग में गूंज उठी। फिर किसी बड़े धमाके की आवाज आई और पूरा टेप शोर से भर गया। लेकिन उसी शोर के बीच वही सिसकी लगातार सुनाई देती रही जो पूरे घर में बार बार गूंज रही थी। अब सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। ये घर किसी आत्मा का नहीं बल्कि एक अधूरे अपराध का गवाह था। रिकॉर्डिंग बंद होते ही तीनों बिना समय गवाए फिर बच्चों के कमरे की ओर लौटे। अलमारी पहले से आधी खुली हुई थी। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उसे दीवार से हटाया। उसके पीछे लगी एक ढीली ईंट आसानी से बाहर निकल आई। ईंट के भीतर एक छोटी लोहे की चाबी और तह किया हुआ पुराना कागज रखा था। कागज पर कांपते हुए हाथों से लिखा गया संदेश वर्षों बाद भी पढ़ा जा सकता था। उसमें लिखा था कि तहखाने के कोयले वाले कमरे में पूरे सच को बंद कर दिया गया है। यदि कभी कोई वहां तक पहुंचे तो राख को उसका नाम देकर उसे सम्मान दे, तभी इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए खुलेगा। ये पढ़ते ही तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके सामने आखिरी मंजिल थी। सफेद आकृति फिर दिखाई दी। इस बार उसने धीरे से तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और वहीं स्थिर खड़ी रही। लोहे की चाबी जंग लगे ताले में डाली गई। पहली कोशिश में ताला नहीं खुला। दूसरी कोशिश में अचानक तेज आवाज के साथ ताला खुल गया। तहखाने का दरवाजा वर्षों बाद खुला था। नीचे उतरते ही वातावरण बदल गया। हवा भारी और बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवारें पूरी तरह कालिक से ढकी थी और फर्श पर मोटी राख बिखरी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। संदूक खोलते ही वर्षों से दबा हुआ सच सामने आ गया। उसके भीतर आधी जली हुई पारिवारिक तस्वीर, 2 बच्चों की स्कूल कॉपियां और जले हुए कपड़ों के कुछ टुकड़े रखे थे। तस्वीर के पीछे 3 नाम लिखे थे, सिया, नील और उनकी माँ वसुंधरा। उसी क्षण तीनों समझ गए कि यही वे लोग थे जिनकी अधूरी कहानी इस घर में वर्षों से कैद थी। उन्होंने धीरे धीरे उन तीनों के नाम जोर से पुकारे। जैसे ही आखिरी नाम हवा में गूंजा, पूरे तहखाने में तेज हवा का भंवर उठ गया। फर्श पर पड़ी राख हवा में घूमने लगी। कमरे का तापमान अचानक बदल गया। उनके सामने वही सफेद आकृति पूरी तरह स्पष्ट होने लगी। अब वो किसी डरावनी परछाई जैसी नहीं दिख रही थी। वो एक थकी हुई माँ थी। उसके दोनों ओर 2 छोटे बच्चे खड़े थे। उनके चेहरों पर अब भय नहीं था, केवल वर्षों की प्रतीक्षा और थकान दिखाई दे रही थी। कुछ क्षण तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर वो स्त्री धीरे धीरे उनकी ओर देखती हुई मुस्कुराई। ऐसा लगा मानो इतने वर्षों बाद किसी ने पहली बार उसकी कहानी सुनी हो। धीरे धीरे तीनों आकृतियां प्रकाश में बदलने लगी। उसी समय घर की दीवारों से आती चरमराहट बंद हो गई। पुराना लैंडलाइन फोन हमेशा के लिए शांत हो गया। ऊपर से आती घिसटने की आवाज गायब हो गई और पूरे घर में फैली असामान्य ठंड भी खत्म होने लगी। तीनों राख, तस्वीर और बच्चों की कॉपियां लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचे।
बाहर पूर्व दिशा में सुबह होने लगी थी। टूटी हुई खिड़की से पहली सुनहरी किरण भीतर आई और सीधे उन यादों पर पड़ी जिन्हें इतने वर्षों तक अंधेरे में छिपाकर रखा गया था। जैसे ही सूरज की पहली रोशनी पूरे कमरे में फैली, सफेद आकृति और दोनों बच्चों के साए धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन होने लगे। इस बार उनके चेहरों पर डर नहीं था, वहां केवल शांति थी। कुछ ही क्षणों में पूरा कमरा सामान्य हो गया। हवा हल्की हो गई, दीवारें शांत थी। घर के भीतर अब किसी सिसकी, किसी दस्तक, किसी फुसफुसाहट या किसी अनदेखे कदमों की आहट नहीं बची थी। रात समाप्त हो चुकी थी। तीनों कुछ देर तक वहीं खड़े उस घर को देखते रहे। उन्हें समझ आ चुका था कि कई बार भूत इंसानों को डराने के लिए नहीं लौटते, वे लौटते हैं क्योंकि उनका सच कभी दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाता। उस सुबह वे उस विला से केवल अपनी जान बचाकर नहीं निकले थे, वे एक ऐसे परिवार को न्याय दिलाकर निकले थे जिसकी कहानी वर्षों तक अंधेरे, राख और सन्नाटे में कैद रही थी। पीछे छूट चुका वो विला अब पहले जैसा भयावह नहीं दिख रहा था। पहाड़ों के बीच खड़ी वही पुरानी इमारत पहली बार सचमुच एक घर जैसी लग रही थी।